मई को केदारनाथ आ रहे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल केदारनाथ जाकर तैयारियों का लेंगे जायजा, निर्माण कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ने जा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तैयारियों में जुटा बीजेपी संगठन। उपचुनाव के लिए टीम की घोषणा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी जानकारी, कहा उपचुनाव की पूरी तैयारी। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बोले कुशल प्रशासक और प्रखर राजनेता रहे स्वर्गीय बहुगुणा। श्रीनगर में केंद्रीय प्रशिक्षण अकादमी सशस्त्र सीमा बल का दीक्षांत समारोह, बतौर अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। बोले भारतीय सीमा सशस्त्र बल का हिस्सा बन चुके प्रशिक्षण प्राप्त जवान तन मन और धन से करें देश की रक्षा। और जंगल में आग लगने वालों पर सख्त सरकार, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आग लगाने वाले कई लोगों पर एफआईआर दर्ज, इन सभी लोगों पर भी की जाएगी कार्रवाई। बहुत स्वागत है आप सबका IND 24 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। देहरादून से बड़ी खबर है, 6 मई को केदारनाथ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा है। पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। कपाट खुलने की तैयारियों का भी सीएम जायजा लेंगे। मंगलवार को केदारनाथ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। कपाट खोलने की तैयारियों का भी सीएम जायजा लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश उसको लेकर निरीक्षण करने जा रहे हैं। कैलाश जी सुन पा रहे हैं? कैलाश जी, पुष्कर सिंह धामी दौरे पर जा रहे हैं केदारनाथ के। आपको बताना चाहूंगा कि 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि 6 मई को जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो है शासन प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों और कपाट के खुलने की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। मंगलवार को जो है कल मुख्यमंत्री केदारनाथ दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है केदार बाबा के ऊपर अटूट आस्था है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केदारनाथ धाम में आते रहते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा था, उसके बावजूद भी पहले ही जो यात्रा यहाँ पर चलेगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर आए थे। इस उद्घाटन समारोह में मंदिर के कपाटोत्सव का यहाँ पर पहुंचे थे। लगभग 4 बार यहाँ पर प्रधानमंत्री आ चुके हैं। बचा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में हुए दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीएम ने केंद्रीय प्रशिक्षण अकादमी सशस्त्र सीमा बल के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां पासिंग आउट परेड में 278 प्रशिक्षण प्राप्त जवानों ने शपथ ली है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में सभी जवानों को बधाई देते हुए तन मन और धन से देश की रक्षा करने को कहा है। राष्ट्र की सेवा में शहीदों को नमन किया है और कहा है कि अर्धसैनिक बलों का एक अलग इतिहास है, जिससे अब प्रशिक्षित जवान आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दृश्य था यहाँ पर आज पासिंग परेड को देखा, जिसमें 19 राज्यों के 278 प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह तक लगातार अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है और वो देश की हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर उन सभी का काम आगे चलेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी संगठन जुटी हुई है। चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है, ताकि बड़े मार्जिन से इस उपचुनाव को जीता जा सके। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक योजना और संरचना तैयार हो चुकी है और उपचुनाव के लिए टीम की घोषणा भी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा को पालक प्रभारी बनाया गया है और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को प्रभारी मंत्री, कैलाश शर्मा को प्रभारी, दीप्ति रावत को सह प्रभारी और कैलाश गहतोड़ी को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने उपचुनाव को लेकर पूरी टीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें जो पूरी प्रभारी, पालक प्रभारी के तौर पर हमारी सह प्रभारी श्रीमती रेखा जी रहेंगी और महामंत्री संगठन ये भी इस चुनाव को मार्गदर्शित करेंगे। प्रभारी मंत्री के तौर पर चंदन रामदास जी ये इस चुनाव में रहेंगे। इस चुनाव के प्रभारी कैलाश शर्मा जी रहेंगे और सह प्रभारी के तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी रहेंगी और इस चुनाव के संयोजक श्री कैलाश गहतोड़ी जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं वो रहेंगे। तो आज इस टीम की मैं घोषणा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के घंटाघर पहुंचे, जहां हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती मनाई गई। सीएम ने मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनके कामों को याद किया और कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता रहे हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे बहुगुणा ने कई योजनाएं शुरू की थी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके कामों को हमेशा प्रेरणा का स्रोत बताया। हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनको उनकी जयंती पर सबसे नमन करते हैं और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था, आज के समय में हम सब लोगों के एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जंगल में आग लगाने वालों पर अब उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार राजस्व विभाग के साथ जिला प्रशासन को भी आग में नियंत्रण के लिए शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वन संपदा की जिम्मेदारी लेते हुए आग बुझाने और नियंत्रण का पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जंगल में आग लगाने वाले कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अन्य सभी लोगों के खिलाफ भी सरकार दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इस बार कुछ नई चीजें शुरुआत की हैं, जैसे मसलन फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की भी इसमें संलग्न किया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अब इस पे लगेगा, क्योंकि मैन पावर्स की भी कमी रहती है। रेंज अफसर स्तर के अधिकारियों को उन क्षेत्रों में जहां बनाग्नि चल रही है वहां पर तत्काल संबद्ध करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। जहां पर ये खबरें आ रही है कि किसी के द्वारा आग लगाने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए। ऐसी कुछ एफआईआर भी हो चुकी है, जिससे कि लोगों के अंदर एक भय बने कि वन बचाना उनकी जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जंगलों में लगातार आग फैल रही है, लेकिन वन मंत्री ने साफ तौर पर ये निर्देशित तमाम अधिकारियों को कर दिया है कि इस आग को बड़ी ही गंभीरता से लिया जाए। और ऐसा इस वक्त पहली बार हो रहा है जब राजस्व विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ताकि आग पर काबू पाया जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं उन पर एफआईआर की जा चुकी है और अन्य जो भी लोग इस पे संलिप्त पाए जाएंगे उन पर भी सरकार कड़ा एक्शन लेगी। देहरादून से IND 24 के लिए मयूर के साथ कैलाश बेस्ट।
मसूरी में माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसे लेकर विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारियों ने वीसी ब्रजेश कुमार संत के साथ मसूरी का दौरा किया और माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों की जानकारी ली। निरीक्षण में 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करने की बात कही। बता दें कि क्षेत्र में समय समय पर कई विकास कार्य होते रहते हैं। बहुउद्देशीय टाउन हॉल बनाया गया है और इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी, सचिव और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कुछ कमियां हैं या पैचेस हैं या कोई चीजें हैं, तो उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे थोड़ा खुला खुला दिखे। काम तो शुरू हो चुका है, ये स्टार्टेड द वर्क, और इसमें कुछ शॉर्ट टर्म काम है, कुछ लॉन्ग टर्म काम है। शॉर्ट टर्म काम हमारा ध्येय ये है कि इसको 30 मई तक खत्म कर दिया जाए और लॉन्ग टर्म काम में हो सकता है हमें 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल तक भी लग सकता है, पर यह है कि ओवरऑल 1-1.5 साल के अंदर मसूरी थोड़ा सा बेहतर दिखे, हमारा प्रयास ये है। और अगर कहीं कोई अवैध निर्माण होता है तो विद इन 24 आवर्स उसको डेमोलिश किया जाए। चंपावत उपचुनाव पर अब बीजेपी के नेता विपक्ष को अपनी नसीहतें देने लगे हैं। किच्छा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी न उतारे और नई परिपाटी की शुरुआत करे, जिससे वो एक बार फिर से होने वाली करारी हार से बच सकती है। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना तय है। इसी के चलते बीजेपी के नेता सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि एक नई परिपाटी की शुरुआत करे की मिसाल दे सकते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी को निर्विरोध चुनाव जितवाकर एक नया संदेश देने का काम करें। ये तय है कि चंपावत में उपचुनाव होगा और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे वहाँ के माननीय विधायक राज गहतोड़ी जी ने उसकी खाली की है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ लड़ेंगे। तो उत्तराखंड में एक नई परंपरा शुरू होनी चाहिए। सरकार को चीजें जीत चुके हैं और ये भी लोग मानते हैं कि 6 महीने का एक काल था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संग्राम किया कि सरकार द्वारा लौट कर आई, तो क्यों ना एक ऐसी परंपरा शुरू की जाए, बात करनी चाहिए कि वो सीट पर एक मैसेज देना चाहें। तो पता है उस परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार ने फैसला की रहनी है। क्यों ना एक ऐसा उत्तराखंड में हम प्रदेश में कोई संदेश दें कि कोई हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और यहाँ हम को रोज चुन करके हम चाहते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, वहाँ पहले सांसद का भी चयन हुआ है, मुख्यमंत्री परिवार को लोगों ने सुना है। मैं अपील करना चाहता हूँ। देहरादून में बीते 1 महीने से धरने पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब सीएम आवास कूच करने की कोशिश की है, जिन्हें हाथी बड़कला में ही रोक दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कोविड-19 के दौरान सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारी सेवा बहाल करने की मांग कर रहे हैं और अपना नियमितीकरण चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कि स्वास्थ्य मंत्री जी सबने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया है और कोरोना जो वॉरियर है उन सभी को सड़क पे, आप देखिए सड़क पे आ गए हम सभी लोग, और हमें जो 3 साल से हम नौकरी कर रहे थे, हम सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कुछ मांगे उन्हें पूरा किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी जो नौकरी हमें वापस दी जाए। गवर्नमेंट से बहुत आस लगाए हुए थे, लगभग 25-26 दिन तक हमने गवर्नमेंट को बहुत टाइम दिया सर। अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। इससे पहले 3 दिन पहले हमने सचिवालय कूच किया था, उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू हमने ये स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेकर के। हम जितने भी पूरे प्रदेश में 2186 जो कि कोविड के दौरान लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने ये मांग रखी थी कि उन सभी को नियमित कर दिया जाए। अलग अलग अस्पतालों में CSC सेंटर है, PSC सेंटर है, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर रख दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी चक्कर में आज हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच का डिसीजन लिया। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर हमला बोलते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड घोटालों की CBI जांच की मांग की है, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भी अवैध नियुक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पहले भी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच शुरू होने पर विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कर्मकार बोर्ड में, श्रम विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार के हुए हैं उनकी सीबीआई की जांच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री उसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों का इसमें हित हुआ है। सरकार भ्रष्टाचार पे बहुत गंभीर है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम को बहुत सराहता हूँ कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर अपना नज़र डाली है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत अधिकारी इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, तो लगता है कि इसमें इसकी गंभीरता को देखते हुए और उचित कार्रवाई होगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कुमोड स्थित जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। लगातार पेयजल समस्या की शिकायतें मिलने के बाद जिलाधिकारी जल संस्थान के वाटर स्टोरेज टैंक और पंप हाउस पहुंचे। उन्होंने जल संस्थान के कंट्रोल में दर्ज शिकायतों की जांच की। शिकायतकर्ताओं को फोन लगाकर समस्या के निवारण की जानकारी ली गई और गंदे पानी की शिकायत पर टैंक से पानी के सैंपल की लैब टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। वाटर क्राइसिस को देखते हुए मैंने कंट्रोल रूम जो है जल संस्थान का उसको देखा और उसमें जो कमियां हैं उससे संबंध में उन्हें निर्देश दिए गए हैं। एक मोबाइल नंबर भी हम जल्दी फ्लैश करेंगे ताकि शिकायतों को उस तरीके से वहां दर्ज करवाया जा सके। और साथ ही जो टैंक है जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है उसको भी हम लोगों ने देखा, उसमें कुछ गंदगी पाई गई है, तो उसे तुरंत सफाई करवाने और उसके सैंपल्स हम लोगों ने लिए ताकि सैंपल को टेस्ट भी करवाया जा सके। थराली विकासखंड में सड़कों की हालत खस्ताहाल है। पिछले चौंडा, काखड़ा, किमनी, देवल गांवों को जोड़ने वाली सड़क 2019 में बनी है और 2025 तक सड़क एनपीसीसी विभाग के अधीन है। बावजूद इसके 1 साल से इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। ग्रामीण विभाग और ठेकेदार से कई बार सड़क ठीक करने की गुहार लगा चुके हैं और इसी मामले में एनपीसीसी विभाग के अभियंता अभिषेक ने फोन पर एस्टीमेट बनाकर भेजे जाने की जानकारी दी है और बताया है कि स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा। थराली किमनी मोटर मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय है कि पूर्व में ठेकेदार द्वारा जो कार्य वहाँ पर किया गया, पहले तो उस कार्य की गुणवत्ता ही खराब थी। उसके बाद विगत बरसात में वहाँ पर जो मेन रोड से ऊपर का रास्ता है, दीवारें हैं, पूरी टूट गई है। गाड़ी वाले पूरा जोखिम लेकर के, जान जोखिम में लेकर के लगातार 1 साल से वहाँ पर यातायात कर रहे हैं। सारी गाड़ियाँ वहाँ पर फंस भी गई है जिनको ग्रामीणों के द्वारा खींचा गया है, लेकिन फिर भी उस सड़क की ओर कोई देखरेख नहीं हो रही है। रोड की स्थिति है, पिछले साल अक्टूबर से ये स्थिति यथावत बनी हुई है। इसके लोड गाड़ियाँ जाती है, 5-6 गांवों का इस पर संपर्क जुड़ा हुआ है, आना जाना मूवमेंट ज़्यादा है इस रोड पे। अगर प्रशासन इस विषय में अगर एक्टिव होता तो आज तक इस कार्य में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। चौंडा मोटर मार्ग, देवल मोटर मार्ग है और इतना दुर्घटनाग्रस्त का मतलब हालत हो रही है कि कभी भी गाड़ी पलट सकती है। परसों भी किसी की शादी हुई थी, उस दिन भी गाड़ी पलटते पलटते बची है। और ज़्यादा क्या कहना है, देखिए आप, मतलब सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं, नेता हैं, प्रशासन है, कोई भी आँख बूझ के बैठा हुआ है। बाकी और क्या कह सकते हैं फिर, अब उनको तो खुद ही चेतावनी होनी चाहिए कि भाई वास्तव में अगर जब गाड़ी कोई दुर्घटनाग्रस्त होगा, कोई मरेगा, तब जाके शासन प्रशासन खड़ा होगा, हाँ जी हम यहाँ पे खड़े हैं। उसके हल्द्वानी में पुलिस परिवार ही सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपशब्द और धमकियां मिल रही हैं और इसी को लेकर मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र में पुलिसकर्मी की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई है। धमकी देने का आरोप एक महिला पर है। आरोपी महिला का पहले भी कई लोगों से विवाद सामने आया है और पुलिस ने बताया है कि पहले से भी आरोपी महिला की काफी शिकायतें चौकी में दर्ज है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम पुलिस परिसर में रहते हैं, तो वो जो महिला है वो प्राइवेट है, ऊपर रहती है किराए में। तो उनसे पहले बोलचाल थी, फिर बाद में उनका व्यवहार देख के हमने उनसे बातचीत करनी कम कर दी और बिल्कुल बंद कर दी। परंतु क्या है कि हमारे बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो बच्चों को जो है गंदा गंदा बोलती हैं, चाटा दिखाती हैं और बच्चा ऊपर को घूर भी देगा, देख लेगा तो कहेंगे कि तेरी आंखें निकाल दूंगी। हम ये चाहते हैं कि उन्हें समझना चाहिए कि वो भी एक माँ है, हम भी एक माँ है। छोटे छोटे बच्चों के प्रति इतनी गंदी बात बोल रही है। मेरी छोटी सी बच्ची के मानसिक इतना दबाव हुआ है कि वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी पापा और मेरे बारे में क्या बोला है। पुलिस का कहना है कि हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई करेंगे साहब लोग। ये मंगल पड़ाव चौकी का मामला है। मंगल पड़ाव के जो फैमिली क्वार्टर्स में हमारे कांस्टेबल की वाइफ है, उसके द्वारा पड़ोस में रहने वाली एक महिला के लिए शिकायत की गई है। इस संबंध में अभी मौके पर मेरे द्वारा महिला दरोगा और जो एसआई साहब को भेजा गया है, तो जो भी तथ्य होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसमें
डोईवाला के भनियावाला में जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है, जिससे प्रभावित होने वाले तमाम व्यापारियों ने आंदोलन की सांकेतिक चेतावनी देते हुए प्रदर्शन किया। सड़क चौड़ी होने से व्यापारियों को अपने व्यापार और घर मकान टूटने का डर सताने लगा है। व्यापारियों ने मांग की है कि पहले कोई और विकल्प की तलाश की जाए और नहीं मिलता तो एलिवेटेड रोड की बजाय 4 लेन रोड बनाया जाए, जिससे उनका कुछ व्यापार बच सके। आपको बता दें कि 3 महीने में भानियावाला से लेकर ऋषिकेश तक 4 लेन सड़क बनेगी, जिसमें फ्लाईओवर से एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। हर रोज बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी से बेहाल होते यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए सितारगंज के रोडवेज बस अड्डे पर ठंडे पानी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। पीने के पानी के नाम पर रोडवेज बस अड्डे पर एक पानी का टैंक तो रखा हुआ है, लेकिन दिन भर की धूप से टैंक का पानी भयंकर गर्म हो जाता है, जिसे कोई पी नहीं पाता। बस अड्डे पर एक नल भी है, लेकिन वो भी कम गहरा होने के कारण अच्छा पानी नहीं देता और सूख भी जाता है। ऐसे में सितारगंज रोडवेज बस अड्डे पर आने जाने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस परेशानी को लेकर जब रोडवेज ARM KS राणा से संपर्क साधा गया तो उनका कहना था कि क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा से रोडवेज पर पानी के फ्रीजर की मांग उन्होंने की है। पानी बिल्कुल बेकार है, ठंडा पानी होना चाहिए। आने जाने वाले यात्री बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पर, और ठंडे पानी की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। खराब हुई परिवहन में पानी नहीं आ रहा, यहाँ पर ठंडे पानी की सुविधा होना चाहिए। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। गर्मी का माहौल है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। नल भी है, नल में पानी आ रहा है तो उसमें रेता आ रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ की हाथीशाला में पालतू हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हथनी फरवरी 2017 में कर्नाटक से बुलाए 9 हाथियों में से एक है। करीब 3.5 साल बाद हाथीशाला में दूसरे शावक के जन्म से पूरे कारगिल प्रशासन में जश्न का माहौल है। जो भी हाथी रखे थे उसमें गंगा से एक बच्चे को जन्म दिया गया है, जिसकी जो है आज करीब 4:30 बजे उसके ने बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जिसका वो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जिसका परीक्षण हेतु हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा पहुंचने वाले हैं। कालागढ़ एलिफेंट कैंप में एक फीमेल बच्चे का जन्म हुआ है। गंगा नाम की हथनी है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण दोनों का कर लिया गया है और फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। तो बच्चे ने दूध पीना भी शुरू कर दिया और जो मिक्रोनियम जो फर्स्ट पीसेस है वो भी पास कर चुका है। तो फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। आगे निगरानी देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। अल्मोड़ा के मल्ला महल को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसने एक दौर में राजाओं की सल्तनत देखी है और वर्तमान में कलेक्ट्रेट संचालित होता है। अब कलेक्ट्रेट को विकास भवन के पास बन रहे नए भवन में स्थानांतरित कर दिया है। मल्ला महल में पुराने राजाओं से जुड़ी सामग्रियों को रखा जाएगा। ब्रिटिश काल में कुमाऊं की कमिश्नरी का संचालन इसी महल से होता था। कलेक्ट्रेट भवन स्थानीय प्रस्तरों से नागर शैली में बना हुआ है। मल्ला महल शहर की सबसे प्राचीन धरोहरों में से एक है। नगर के बीचों बीच सबसे ऊंचे स्थानों पर बना होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसे अब विरासत की तरह सहेजा जा रहा है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ इसका एक अपना वजूद है और यहाँ पर कई ऐसी धरोहरें हैं जैसे मल्ला महल है या जेल है। तो इनको सरकार को जो है संरक्षित करना चाहिए, इसके लिए पहल होनी चाहिए। इसका जो है रिनोवेशन का कार्य आजकल चल रहा है और उसको धरोहर के रूप में संजोने की एक जो प्रक्रिया चल रही है वो एक सराहनीय कदम है। और साथ में ये भी वहां पर उपलब्ध कराया गया है कि वहां जो है एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसमें काफी चीजें जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक हमारे जो लोग हैं उनके चित्र और उनकी जो यादें हैं उनको संजो कर रखा गया है। ब्रिटिश काल में कुमाऊं की कमिश्नरी का संचालन भी अल्मोड़ा के मल्ला महल से होता था। मल्ला महल नागर शैली से बना है। ढुलानुमा टिन से बनी छत इसकी पौराणिकता की कहानी को बयां करती है। इस महल के निर्माण के लिए
चंद राजाओं ने नगर के बीच सबसे ऊंचा स्थान चयनित किया। यहाँ से पूरे नगर को आसानी से देखा जा सकता है। चंद राजाओं ने यहाँ रामशिला मंदिर का निर्माण भी किया है। अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना 17वीं शताब्दी में राजा रुद्रचंद्र, जो कि एक चंद्रवंशी शासक थे, उनके द्वारा अल्मोड़ा नगर के मध्य में की गई। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस महल में राजा की रानियां उस समय रहती थी। राजा के द्वारा समस्त प्रजा के लिए समस्त कार्य इसी महल से संचालित होते थे। इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। अंग्रेजों के समय में कुमाऊं कमिश्नरी का संचालन भी इसी महल से होता था। आज भी यह इमारत बहुत पुरानी और ऐतिहासिक मानी जाती है। इसके संवर्धन संरक्षण के लिए सरकार बहुत सारे विकास के काम कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।